हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एसए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका एक देश एक चुनाव, वन नेशन एंड वन इलेक्शन, इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या दिक्कतें आने वाली है उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे और कैसे इसको एसए में लिखा जाए इसको देखेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और आपके लिए डेडिकेटली वर्क कर रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप जितने भी वीडियोज हैं उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में आप सजेशन स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन नाम के चैनल पे देंगे जहां पे आपको क्विजेज मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके अपने जो आपके लेवल के लड़के होते हैं उनके साथ डिस्कशन करने के लिए। तो दोनों चैनल टेलीग्राम से जुड़े आप स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन और स्टडी स्प्रिंग से, ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम क्रैक करने में। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है। तो अगर इस पूरे प्रक्रिया को समझने से पहले एक वर्ड हम स्टार्टिंग का इसमें जोड़ेंगे, एक सेंटेंस अगर जोड़ेंगे यहाँ पे, तो पूरे एस्से को अच्छा लिखने के, अच्छा बनाने के लिए हम केवल ये चीज दे देंगे कि चुनाव को लोकतंत्र का पर्व माना जाता है। ये केवल देने से पहले तो प्रोसीजर समझ में आ गया कि चुनाव क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो लोकसभा और राज्य के जितने विधानसभा है उन सारे का इलेक्शन जब एक साथ कराया जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया है। अब विधान देश में लोकसभा और राज्यसभा और राज्य के विधानसभा की बात कही जा रही है। मतलब लोकसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए जो आपके एमपीज के लिए आते हैं और दूसरा जो आता है आपका एमएलए, ठीक है, इसके लिए। तो इसमें प्रोसीजर में देखना है हमको, क्योंकि राज्यसभा के लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और विधान जो परिषद होता है उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होता नहीं और इसमें पंचायत को जोड़ा नहीं जाता है। तो केवल लोकसभा और राज्य की विधानसभा की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो जैसे ही एक साथ होगी उसको हम बोलेंगे कि ये एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया है। वर्तमान की जो सरकार है इसके ऊपर विधि आयोग को बैठाया और विधि आयोग ने एक आयोग ने जो है कि 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस किया और उस कॉन्फ्रेंस में इसके लिए ज्यादातर विरोध होना स्टार्ट हुआ। विरोध होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारी दिक्कतों के कारण इसके विरोध किया गया। तो उस सारे दिक्कतों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग का हम लोगों का जो सेंटेंस होगा उसको हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे, क्योंकि विधि आयोग जो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस बुलाई थी इसमें आपकी जो रूलिंग पार्टी है वो भी थी और जो रूलिंग पार्टी नहीं है वो दोनों पार्टियां, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ करके इसके ऊपर डिस्कशन किए और जितने पक्ष में इसके जिसके समर्थन में इसकी बात कही गई उससे कई गुना ज्यादा इसके विरोध में बात कही गई थी। तो उसके बाद से जो है वन नेशन वन इलेक्शन की का जो प्रोसीजर है वो पूरी तरीके से अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो जान के इसको कवर किया जा रहा है इस चैनल के थ्रू कि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप इसको आसानी से कवर करें। अगर हम लोग देखें वन नेशन और वन इलेक्शन का जो प्रोसीजर है ये बहुत बड़ी चीज नहीं है और ये कोई नई चीज नहीं है। अगर आप इसको देखिएगा तो यहाँ पे आपके लिए क्या प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप पूरे एनालाइज कीजिएगा तो 1952, 1957, 1962 और 1967 में वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक साथ लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा थी उनके चुनाव होते थे। लेकिन 1968 में एक राज्य के विधानसभा डिसॉल्व हो चुका था और इस डिसॉल्व होने के कारण ये क्रम टूटा और वहीं से वन नेशन वन इलेक्शन का, उस वक्त इसको ये सोच करके वन नेशन वन इलेक्शन नहीं किया जा रहा था, उस वक्त ये ट्रेंड चल गया हुआ था क्योंकि सारे चीज टाइम से होते थे। अगर 5 वर्ष चलती थी सरकार तो 5 वर्ष ही चल रही है, लेकिन 1968 में एक राज्य का जो है वो विधानसभा डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद से जो है ये प्रोसीजर उल्टा ऊपर नीचे होना स्टार्ट हुआ। इसके बाद कई एक राज्य में विधानसभा भंग हुई, लोकसभाएं भंग हुई, जिसके कारण ये सारा प्रोसेस ऊपर नीचे चला आया, ठीक है। लेकिन उस वक्त इसका मोटो यह नहीं था कि वन नेशन वन इलेक्शन किया जाए। आज इस प्रोसीजर को, सारे चुनाव को एक साथ कराने के लिए वन नेशन एंड फिर वन इलेक्शन की बात कही जा रही है। ये इसको लेकर के अब चिंता का विषय बना हुआ है ये, ठीक है। वर्तमान में अगर इसको लाने का उद्देश्य अगर देखा जाए कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन लाने का मतलब ही क्या बनता है, सभी तो चुनाव हो रही है, सारी पार्टियां जीत रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको लाने के पीछे जो मेन रीजन है वो देश को चुनावी मोड से हटाना है। आप देखते होइएगा साइमल्टेनियसली इलेक्शन होता है,
हर एक बार कभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ, रिसेंटली आपका जो है वो झारखंड में इलेक्शन हुआ, उसके बाद कर्नाटका में इलेक्शन हुआ, उसके बाद तमिलनाडु में इलेक्शन हो रहा है। ऐसे ऐसे बराबर बराबर जो है साइमल्टेनियसली कभी 2 साल के बाद इस राज्य में इलेक्शन है, कभी 3 साल के बाद इस राज्य में इलेक्शन है। तो पूरी देश जो है वो कहीं ना कहीं से चुनावी मोड पर आकर के पड़ी हुई है। ये मोड हो गया हुआ है, देश चुनावी मोड पे पड़ी हुई है। तो इसको हटाने के लिए जो है वन नेशन वन इलेक्शन का बात किया जा रहा है, ठीक है, जिससे प्रशासन के साथ साथ खजाने पे भी बोझ कम पड़ेगा। ये सारे इसके फीचर्स हैं। खजाने पे क्या बोझ कम पड़ेगा कि भाई साहब अगर हम इतना इलेक्शन करवाते हैं तो वहां पे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजते हैं, फ्री में तो नहीं जाते होंगे, उनके लिए उनको अलग से अलाउंस दिए जाते हैं। इसके बाद का अगर बात देखे जाइएगा तो जो भी इलेक्शन में टीचर्स काम करते हैं, जितने भी इंप्लॉयज काम करते हैं, उनको अलग से पैसा दिया जाता है। ये मतलब बनता है इसका, तो खजाने पे भी कम बोझ पड़ेगा। अब देखिए चुनाव अगर होता है तो आचार संहिता के कारण बहुत सारे प्रोसीजर जो बस चलाने के लिए प्राइवेट बसेस को रोक लिया जाता है, सरकारी बसेस रुकी हुई होती है। तो ये सारा चीज होता है यहाँ पे, इसके कारण खजाने पे कम बोझ पड़ेगा। साथ में पार्टी कितना पैसा खर्चे करती है ये भी पता चलेगा, क्योंकि पार्टियां जब तक इस चुनाव का ब्यौरा देती है तब तक अगला चुनाव होता है उसके पार्टी का, तो उसके पार्टी का पूरा खर्चा ही पता नहीं चल पाता है टाइमली। सुरक्षा बलों के ऊपर कम बोझ पड़ेगा। जैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसे ही इलेक्शन होता है सारे पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ चले आते हैं इलेक्शन में। अब इलेक्शन में आएंगे तो कुछ एरिया जो होता है पेट्रोलिंग के लिए वो खाली पड़ जाता है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप जहाँ देख रहे होइएगा या फिर जो आपका बॉर्डर है वहां पे सिक्योरिटी कम होने के कारण जो है वो सिक्योरिटी पैचेस बनते हैं, ये सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। तो ये सुरक्षा बलों के ऊपर भी बोझ कम होगा इसको लाने से। सरकार की नीति को आदमी जान पाएगा, लोग जानेंगे कि सरकार की क्या नीति है, ठीक है। एक ही बार अपना मैनिफेस्टो निकाल करके लाएगी कि हम ये काम करेंगे, अगर ऐसा नहीं करेगी तो फिर लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि अब इस राज्य में तो ऐसा किए, इस राज्य में नहीं कर रहे। हर एक राज्य के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार करके सरकार लाती है। ये सारे फायदे हैं, साथ में लोकतंत्र पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये तो फायदे हो गए। अगर इतने फायदे हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, है ना। इसको तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो सरकार कर क्यों नहीं रही है? इसके पीछे जो रीजन है उसको अब हम लोग देखते हैं। इसको लागू करने में जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं, जिसमें से सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के कार्यकाल को समन्वित करना है। अब अगर 2019 में अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो बिहार में 2021 में अगर इलेक्शन होने वाला है तो ये लोकसभा अगर डिसॉल्व नहीं होती है तो 5 साल तो लगातार काम करेगी, और बिहार की विधानसभा भी तो 5 साल लगातार काम करेगी। तो इस बीच में क्यों किसी राज्य के विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा? किस रीजन पे डिसॉल्व किया जाएगा? किस रीजन पे लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाएगा? ये कोई बता सकता है क्या? ऐसा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और इस तरीके से इलेक्शन करवाना कॉन्स्टिट्यूशन में मान्य है ही नहीं कि आप किसी लोकसभा को डिसॉल्व कर दे और किसी राज्य के विधानसभा को डिसॉल्व करके इलेक्शन करवा ले। सबसे बड़ा मैटर यहाँ पे ये होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आर्टिकल 83 ये बोलता है कि लोकसभा अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर के और आगे के 5 साल तक लोकसभा कंटिन्यू हो सकती है अगर ये डिसॉल्व नहीं होती है तो, ठीक है। और इसके साथ ही अनुच्छेद 85 ये बोलता है, अनुच्छेद जो है वो 85 ये बोलता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके पीछे के जो प्रोसीजर है वो हम लोग देखते हैं, वो पॉलिटी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज वाले सेशन में कि क्या है। और साथ में आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल सुनिश्चित करता है, जिसमें ये बोला गया हुआ है कि विधानसभा अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर के 5 साल तक काम कर सकती है बिना किसी इंटरप्शन के, अगर वो डिसॉल्व नहीं होती है तो। और आर्टिकल 174 ये बोलता है कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है अगर उसमें प्रोसीजर वो पाता है तो। ये सारी बातें हैं। इसके साथ ही आर्टिकल 156 बोलता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है किसी राज्य में उस राज्य के राज्यपाल के कहने के अनुसार। अगर इन सारे अनुच्छेद में अमेंडमेंट किया जाए तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि एक तो पहले लोकसभा भंग होगा, फिर राज्य के विधानसभा सारी भंग होगी, उसके बाद फिर वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होगा। और इसके लिए आर्टिकल 83, 85, 172, 174 और आर्टिकल 356, इसको 356 कर लीजिएगा, में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई हुई है।
ये सारे प्रोसीजर जब तक, इस सारे अनुच्छेद में जब तक अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा तब तक वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना पॉसिबल नहीं है। और ये बहुत बड़ी प्रोसीजर है। इसको आर्टिकल 368 के तहत जो संसद है वो इसमें अमेंडमेंट कर सकती है, और बिना इसको अमेंडमेंट किए हुए वन नेशन वन इलेक्शन को लाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी राज्य अपना विधानसभा क्यों डिसॉल्व करेगा, और संसद जो लोकसभा है वो अपना जो कार्यकाल है उसको कार्यकाल खत्म होने से पहले ही क्यों डिसॉल्व करेगी, अगर वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सबसे बड़ा पेच बन करके आएगा। इसके लिए इन सारे आर्टिकलों में अमेंडमेंट करना होगा आर्टिकल 368 के थ्रू, जो संसद करेगी, तभी वन नेशन वन इलेक्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत सारे फायदे होंगे जिसको हम लोगों ने पहले देखा है। इसके साथ ही अगर आप देखिएगा तो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे ही इंप्लीमेंट होगा तो ईवीएम और वीवीपैट जैसे मशीनों की कमी होगी, क्योंकि एक साथ लोकसभा और विधानसभा की जब इलेक्शन होगी तो उसमें लोकसभा के लिए अलग वोट पड़ेगा और राज्यसभा के लिए अलग वोट, और आपका विधानसभा के लिए अलग वोट पड़ेगा। तो जैसे ही वोट पड़ेगा लोकसभा और विधानसभा के लिए अलग अलग, तो दो मशीनें होंगी और इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। ये चीज भी आपके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करके आएगा। लेकिन इन सारे चीज को अगर आप एनालाइज कीजिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि भाई इन सारे चीज को करने के बाद देश में एक वन नेशन एंड वन इलेक्शन की जरूरत क्यों है, इसको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि ऐसा होता है कि हमको पता है कि जीएसटी लागू जब हुआ था तो पूरा जीएसटी एक ही साथ लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें एक ही बार पैसा देना होता था आदमी को टैक्स के लिए। आज निरंतर कार्य कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया भी काम करेगी, ठीक है। इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन अगर सरकार इसके बीच में आने वाली चुनौतियों को तोड़ती है और खत्म करती है तभी ये पूरे देश में संभव है, अदरवाइज ये संभव नहीं है। जैसे जीएसटी पहले संभव नहीं था उसी तरीके से। तो ये सारा प्रोसीजर है, इसको हम लोग यहाँ पे इसका कंक्लूजन देंगे, ठीक है। और जितने भी इसके प्रॉब्लम्स थे सारे को हम लोगों ने कवर किया है। ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी स्प्रिंग टेलीग्राम चैनल से, और क्विजेज जो है उसका आंसर तो वहां पे आप दे ही सकते हैं, लेकिन डिस्कशन के लिए आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी स्प्रिंग डिस्कशन पे जुड़ सकते हैं, जो आपके नॉलेज को बूस्टअप करने में आपका हेल्प करेगी। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियां जो है उसको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वीवीआई है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको अच्छा लगता है इस चैनल का सपोर्ट आपको, तो आप भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि ये विडम्बना है कि अभी तक हम लाइव क्लासेस नहीं ले पाए, थोड़ी सी आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप 1000 सब्सक्राइबर तक जरूर आइए कि हम लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।